हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने पहले ये देखा था कि सिलेबस क्या है। एक्चुअल में आप सभी के पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हम टॉपिक करते हैं ना तो आपने उस पर टिक लगाते रहना है कि हाँ ये टॉपिक हो गया है, इसके हमने क्वेश्चंस भी लिख कर देख लिए हैं, हमने इवैल्यूएट भी करवा लिए हैं। तो हल्का सा आपको आइडिया रहेगा कि हम किस पेज पर चल रहे हैं और कितने टाइम में हमारा सिलेबस जो है सारा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि डेली आपने पढ़ना है वो सिलेबस। वो जो टर्म्स दी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन बनकर आता है। आप बार बार पढ़ेंगे ना उसको तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। वाई पूछ सकते हैं, हाउ पूछ सकते हैं, एनालिसिस पूछ सकते हैं किसी भी चीज का। और अगर जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके साथ उसका रेलेवेंस पता लग जाता है कि एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सिलेबस में दिया भी हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस को जानते हुए आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी देखो, नॉर्मली हम कह देते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट मे बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। लेकिन साइंटिफिक है या नहीं है ये बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका मानना है, वो हम करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सोशियोलॉजी आई क्यों है, सोशियोलॉजी आई कैसे है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि सोसाइटी में रिलीजन एग्जिस्ट करता है, फैमिली सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, अलग अलग चाइल्ड मैरिजेस हो गई, चाइल्ड लेबर हो गया, या फिर कास्ट सिस्टम हो गया, क्लास सिस्टम हो गया। डिफरेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको मानने हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज डिविएंट। तो सिस्टम जब तक है तब तक लोग उसकी बात मान रहे हैं, तब तक आपका जो बिहेवियर है वो पैटर्न्ड है, प्रेडिक्टेबल है कि ये जो पर्सन है ये ऐसे ही बिहेव करेंगे। ये मान के चलते हैं कि क्योंकि पैटर्न इंटरेक्शन है, हमारी एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ही होगा, जो मदर और सन का रिलेशनशिप है वो ऐसा ही होगा। वेरिएशंस कैन एग्जिस्ट बट एक एसेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा उसका। अगर किसी भी सिस्टम में चेंज आता है, मान लीजिए कि कल को कास्ट सिस्टम हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्लास सिस्टम में, कि हम लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके क्लासेस, उनकी इकोनॉमी के हिसाब से जज करेंगे। जज तो हम फिर भी करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम चेंज हो जाता है, इस सिस्टम के चेंज होने की वजह से जो और इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जिसमें फैमिली, रिलीजन एंड सो ऑन, इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोगों को पढ़ने होंगे। तो एक चीज थी पहले ट्रेडिशन, फिर चीजें चेंज हुई, अब आ गई नया एक मॉडर्निटी। मॉडर्निटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। हम बस ये बात कर रहे हैं कि चीजें चेंज हो रही हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। ठीक बात है। ऐसे ही जब ये चेंज आते हैं तो बाकी इंस्टीट्यूशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए था कि एक्चुअल में ये चेंज आया क्यों। पहली बात तो यही है, और वो चेंज क्यों आया, कि पहले ऐसे सिस्टम में क्या खराबी थी, कि क्या ये जो नया सिस्टम आया है उसके मुकाबले अच्छा है, क्या ये पॉजिटिव और लेकर आएगा सोसाइटी में या नेगेटिव और कॉन्सिक्वेंस लेकर आएगा। तो ये जो है कि क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको पढ़ने के लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए था, जिसको हम लोगों ने बोला सोशियोलॉजी, दैट वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट व्हाट इज बेसिकली फैमिली, what was basically family और how it change। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए आया था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अब कौन सी चेंज ऐसे आए जिसकी वजह से सोसाइटी हमारी चेंज हुई और हम लोगों ने पढ़ने के लिए स्पेशल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आया। उसका आंसर है सोशियोलॉजी की इमर्जेंस होती है आपकी यूरोप वाले एरिया में। यूरोप, हम कहते हैं कि यूरोपियन मॉडर्निटी एंड राइज ऑफ सोशियोलॉजी जो है बिल्कुल सेम ही जैसे है। यूरोपियन मॉडर्निटी आई तभी जो है आपका सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट राइज हुआ। तो चेंजेस को स्टडी करने के लिए आपने सब्जेक्ट लेकर आया कि हाउ मॉडर्निटी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशन। अगर आपने ये पढ़ना है उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, एंड व्हाट कैन बी दी बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर हमें पढ़ना है यूरोपियन मॉडर्निटी तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा
और थोड़ा सा हमें चीजों को डिटेल में और फिलोसॉफिकल वे से समझना होगा। देखिए सोशियोलॉजी में हम फिलोसफी यूज करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल फिलोसफी नहीं है, सोशियोलॉजी है। बट हल्का सा जो टच है कि एक्चुअल में चीजें हुई कैसे हैं, लोगों ने क्या बातें बोली हैं, ये सारी हम पढ़ेंगे ताकि एक कंसेप्ट का इजी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए। तो यूरोपियन मॉडर्निटी को पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि इस मॉडर्निटी को हम 3 फेज में पढ़ते हैं, कि यूरोप की जो ट्रेडिशन थे वो पहले अलग थे, और ये जो फेज आए हैं दीज आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है आपकी 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, 13 से 15 भी हम मान लेते हैं, 16 17 हम मान लेते हैं। ये पीरियड है ऑफ रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज का? रीबर्थ आपके सोचने के तरीके बिल्कुल चेंज हो गए। हम कहते हैं ना कई बार कि मैं पहले ऐसा था या ऐसी थी, एकदम से जिंदगी में ये मोड़ आया और मेरा थिंकिंग पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया। दैट फेज इज कॉल्ड दी रेनेसां। दैट आपका एक नया रीबर्थ हुआ है कि आपने चीजों को देखने का जो तरीका है वो चेंज किया है। अब आपका पूरा जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स कि आपने क्या जिंदगी में मोड़ लिए हैं और क्या आपने चीजें सीखी हैं। ये तो है फर्स्ट स्टेज। इसकी वजह से भी कुछ चेंज आए सोसाइटी में, उसको पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी लेकर आया गया। सेकेंड स्टेज है आपका 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में। 18th सेंचुरी हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी कई सारे फ्रांस में जो लोग रहते थे उनकी सोसाइटी चेंज हुई, और उसका डोमिनो इफेक्ट भी चलता देखा गया कि बाकी सोसाइटीज भी उसके देखते देखते ही चेंज हो गई हैं। क्यों? कि फ्रेंच में जो फ्रांस कंट्री है वहां पर मोनार्की थी पहले, उस मोनार्की को खत्म करके लेकर आया गया डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कैसे रेवोल्यूशन आया, किसका क्या रोल था, किसने क्या इन्फ्लुएंस किया, किस थिंकर ने क्या बोला, ये पढ़ेंगे इसमें। एंड देन हम करेंगे 19th सेंचुरी में जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रीज आई हैं, पहले एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, फिर इंडस्ट्रीज आ गई, हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा कर ली। उसकी वजह से हमने लोगों को माइग्रेट करवाया कि आप यहाँ पर ना काम करें अपने खेतों पर, आप इंडस्ट्रीज में आकर काम करिए, आपको हम बेटर पेमेंट देंगे, आपको हम जो है बढ़िया रहने की जगह देंगे, तो एक स्किल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिनकी वजह से काफी सारे चेंज इमर्ज हुए सोसाइटी में, और वो चेंज कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको पढ़ने के लिए आई आपकी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो दीज 3 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आई आपकी आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। आइडियोलॉजिकल कि आपके सोचने के तरीके चेंज हो गए। ये लेकर आया आपका पॉलिटिकल मॉडर्निटी कि मोनार्की नहीं, जहां पर राजा का बेटा राजा हो, हमें नहीं पसंद, हम डेमोक्रेटिकली अपनी सरकार चुनेंगे, हम खुद वोट डालेंगे और वो ही लीडर हम लोगों को गवर्न भी करेगा। तो ये जो मॉडर्निटी है वो क्या है? ऑन द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो मॉडर्निटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली, दैट मॉडर्निटी इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल, और आप कह सकते हैं इकोनॉमिक मॉडर्निटी, कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, जो इकोनॉमिक सिस्टम था हमारा वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। पहले अगर हम लोग बिलीव करते थे बार्टर सिस्टम में कि वीट के बदले राइस या राइस के बदले वीट, अब वो चेंज हो गया, करेंसी नहीं आ गई, और अब धीरे धीरे करके लोगों के पास पैसा आया और उनका जो लाइफस्टाइल है वो पूरा चेंज हुआ। और जनरली जब लोगों के पास पैसा आता है तो बेसिक चेंज आजकल तो वही है कि आपके पास पैसा नहीं था तो आप किसी और तरीके से रहते थे, अब पैसा आ गया है तो आपका बिहेवियर, आपका फूड हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया है। और वो चेंज कैसा है वो हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। तो बेसिकली ये तो 3 स्टेजेस हो गई हमारी। अब इमेजिन कीजिए कि कोई भी चीज परफेक्ट चल रही है या फिर चल रही है, बस कि ये एक चीज थी जो इसी डायरेक्शन में जा रही थी। इसमें अब आ जाते हैं चेंज। इन तीनों चीजों की वजह से सोसाइटीज में चेंज आए, लेकिन हर बार सेम लोग, मतलब हर लोग सेम नहीं सोचते। कई लोगों को लगता है कि जैसे सिस्टम जो पहले वाला था ना वो सबसे बेस्ट था। दे आर नॉट लाइकिंग मॉडर्निटी, कि उनको ये लगता है कि आज का नया जो सिस्टम आया है जिसमें लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग जो हैं अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, इमोशंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लोग सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं,
लोगों को सेल्फ कंजप्शन की काफी ज्यादा मतलब आदत है एज कम्पेयर टू लोगों के बारे में सोचने की। तो ये वो लोग हैं जो काफी ज्यादा मॉडर्निटी के खिलाफ हैं। उनको ये लगता है कि जो ट्रेडिशन था हमारा, उस सोसाइटी को बांध कर रखा हुआ था। लोग आपस में बात करते थे, कम्युनिटी एक फीलिंग थी, लोग आपस में दुख सुख साझा कर लेते थे। अब कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो ये सारी जो बातें हैं इनको पसंद नहीं आई। तो दे वर बेसिकली जजिंग द मॉडर्निटी, दे आर क्रिटिसाइजिंग द मॉडर्निटी बेसिकली। एंड दूसरा जो ग्रुप था वो ये था कि दे वर डांसिंग, कि हाँ देखो कुछ नया चेंज हुआ है, लाइफ में कोई चीज नई आएगी, हमने चीजों को कितनी बेटर तरीके से और करना सीखा है, लाइफ स्टाइल जो है हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, हम फ्रीडम है हमारे पास कि हम लोग अब सोच सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है हमारी काफी ज्यादा अब उसको माना जा रहा है, हमारा जो मन में आता है हम वो करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्निटी को अपनाया। दे थॉट कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही मॉडर्निटी को अपनाना जरूरी है और ये अच्छी बात भी है, फोर्सफुली की बात ही नहीं है यहाँ पर। इन्होंने माना कि अच्छी बात है। पहले लोग जो है फैमिली में रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे, कम्युनिटी के रूल्स मानने होते थे। अगर आपका मन है तब भी आप मान रहे हैं, नहीं मन है तब भी आप मान रहे हैं। तो फिर जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ है, वो तो गुम हो गई कहीं ना कहीं। सेम जो चीजें हैं कि दोनों ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्निटी को जज किया, क्रिटिसाइज किया या उसकी फेवर में हम लोगों ने बात करी। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने पढ़ाई करनी है या फिर आपने जॉब करनी है। पहले आप फैमिली में रहते थे, अब जो है आप पीजी में शिफ्ट हो जाएंगे, आप कहीं रूम ले लेंगे या कहीं फ्लैट ले लेंगे, आप अकेले रह रहे हैं वहां पर। आपको क्या लगता है कि फैमिली में जब पहले हम रहते थे वहां पर, तो हम अपने मन की नहीं कर पाते थे। हमें जो खाना होता था, जो हमें काम करने होते थे, जो हम चाहते थे करना, वो हम नहीं कर पाते थे बिकॉज परमिशन नहीं थी। कहीं पर ट्रिप पर जाना है तो पहले 2 दिन मनाना पड़ता था पेरेंट्स को कि मम्मी जाएं क्या, प्लीज पैसे दे दीजिए। अब क्या है, आपके पास वो फ्रीडम है, आप बिना बताए भी जा सकते हैं। आप फोन कर दीजिए कि हाँ अब मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ, बट आप हैं एक्चुअली ट्रिप पे। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपने अब अपने मन की करनी शुरू कर दी है, तो आपके पास फ्रीडम है, तो यू आर एंजॉयिंग दिस फ्रीडम। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आपको भेजा है वहां पर, या फिर कोई और भी आसपास के आपके लोग, जिनको लगता है कि देखो पहले फैमिली कैसे रहती थी, कितने प्यार से रहती थी, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे, छोटों से प्यार करते थे, बड़ों का आदर करते थे। आजकल अपने ही जो इश्यूज है वो उनके लिए अलग हैं और जो फैमिली के इश्यूज है वो मानते ही नहीं। उनके इश्यूज हैं, फैमिली के इश्यूज ही नहीं है। तो ये क्या है कि हमारा एक टच लॉस्ट हो गया, जो एक इमोशंस है वो खत्म हो गए। हम लोग सारे सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि औरों के बारे में। तो वो एक जो फीलिंग है कम्युनिटी की वो खत्म हो गई है। तो ऐसे लोग ना आपको हर जगह मिलेंगे, दोनों टाइप के लोग आपको हर जगह मिलेंगे कि जो चेंजेस को लेकर या तो बहुत खुश होते हैं और या फिर चेंजेस को लेकर बहुत दुखी होते हैं कि नहीं पहले और सिस्टम ठीक ही चल रहा था। कई लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं होम्योस्टेसिस में कि इक्विलिब्रियम, नो चेंज, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दीजिए। लेकिन कई लोग होते हैं उनको आदत होती है कि कुछ चेंज चाहिए लाइफ में, कुछ भी चेंज हो, चाहे नए कपड़े खरीद लिए या फिर नई जगहों पर चले गए। ये लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन आप इसमें दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों ही जज कर रहे हैं। क्या मतलब कि एक चीज पॉजिटिव है या एक चीज नेगेटिव है, आपने अपनी राय दी है उसके बारे में। इन्होंने स्टडी नहीं किया इस बात को कि क्या एक्चुअल में इस चीज की वजह से आपका जो ह्यूमन इमोशंस थे वो खत्म हो गए। स्टडी नहीं किया इन्होंने बस अज्यूम किया है कि हाँ ऐसा हो जाएगा या हो गया होगा। तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं, जो पहले हैं जो कि उनको लेकर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फेवर में है चेंज को लेकर, दोज वर कॉल्ड मॉडर्निस्ट। और जो चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं दे आर नोन एज स्केप्टिस्ट्स, कि नहीं मजा नहीं आया, कुछ और मतलब नहीं होना चाहिए था, ट्रेडिशन ही हमारा बेस्ट था। जो इससे थर्ड ग्रुप है, क्योंकि ये दोनों तो है जजमेंटल, थर्ड ग्रुप है हमारा बैलेंस्ड, जिन्होंने ये बोला कि एक मिनट कि क्या एक्चुअल में किसी भी चीज की वजह से किसी और चीज में चेंज आया है, और क्या वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको पहले स्टडी करना तो पड़ेगा ना। अपने को स्टडी करना है कि what were the consequences of these kinds of modernity,
तो ये जो ग्रुप है उसने स्टडी करने के दो तरीके निकाले। एक तरीका था कि हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, और एक थे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले। ये कौन है, क्यों है, ये दो पर्सपेक्टिव ही क्यों आए, ये हम करेंगे अभी। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि जब मॉडर्निटी आई, जब चेंजेस आए यूरोप वाले एरिया में इन रेनेसा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तब वहां पर तीन ग्रुप्स की इमर्जेंस हुई। एक तो थे मॉडर्निस्ट, एक थे आपके स्केप्टिस्ट, और एक था आपका बैलेंस ग्रुप, जिन्होंने एक्चुअल में स्टडी करने की कोशिश की कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे चीजें खराब हुई हैं, कैसे अच्छी हुई हैं, खराब चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सोल्यूशन सेंट्रिक जो सारे लोग थे वो आते हैं आपके बैलेंस ग्रुप में, और स्टडी करने के तरीके कैन बी ह्यूमनिस्टिक एंड इट कैन बी साइंटिफिक। ये दो अभी मैंने आपको करवाए नहीं है, अभी हम करेंगे इनको आगे। इनको करने से पहले आपको करने हैं अलग अलग कि यूरोप में जो मॉडर्निटी आई है इन 3 स्टेजेस में, उनके क्या कारण थे और वो क्यों आई, एक्चुअल में क्या ऐसे रीजंस थे उसके। सबसे पहले हम लोग करेंगे रेनेसा, कि बेसिकली रेनेसा है क्या। देखो, रेनेसा में हम 3 चीजें करेंगे। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, हम लोगों ने देख लिया कि इट इज बेसिकली द रीबर्थ ऑफ थॉट्स। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो चेंज होती है एंड इट गेट्स मॉडर्नाइज्ड। आप फेथ बेस्ड नहीं है, अब आप रैशनैलिटी बेस्ड है। आप चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, आप चीजों के पीछे प्रैक्टिकलिटी ढूंढते हैं, आप चीजों के पीछे रैशनैलिटी ढूंढते हैं, है ना। तो ये जो रीबर्थ है वो 3 स्टेजेस में हुआ है। एक तो सबसे पहले जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हुई है, जिन्होंने जो लोग पहले सोचते थे उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने थ्रू रिलीजन। दे एक्सप्लेन्ड द थिंग्स थ्रू रिलीजन। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रिलीजन को ना मानते हुए साइंटिफिक एक जस्टिफिकेशन दी कि ये चीज हो रही है तो साइंस है इसके पीछे, कोई और चीज नहीं है। और तीसरा है आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें जो रिलीजन था उसमें ही रिफॉर्म्स लेकर आने की बात की गई थी। ये 3 बेसिकली पैटर्न्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ रेनेसा चेंज्ड द थिंकिंग आइडियोलॉजी एंड हाउ इट चेंज्ड द मतलब थिंकिंग बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो सबसे पहली बात क्या है, आपके आइडियोलॉजी की हम बात करेंगे। इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा आपके क्रिश्चियनिटी के टाइम पर। देखो, जनरली क्या है ना कि जो आपका ये यूरोप वाला एरिया है, जहां पर ये ग्रीस, रोमन, ये जो रोम वाले एरियाज हैं, ये सब एग्जिस्ट करते थे। अगर आप ग्रीक की बात करो ना, जो ग्रीस है आपका, इसमें अलग अलग ना थे सिटी स्टेट्स। जैसे आप कह लो कि ग्रीस में एथेंस थे, स्पार्टन्स थे, दे वर बेसिकली सिटी स्टेट्स। स्टार्टिंग में जब अराउंड आप बात करो कि 5th सेंचुरी बीसी के आसपास जो है, 5th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की जो बात है, उस टाइम पर ये जो ग्रीक वाला एरिया है ये काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड था। अर्बन सेंटर्स थे, यहाँ पर जो लोग हैं अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते थे, यहाँ पर एक काइंड ऑफ पीस एस्टैब्लिश थी, डेमोक्रेसी थी। यहाँ पर जो लोग थे जो चाहते थे कि उनको ये बात बतानी है अपने लीडर्स को, बता सकते थे। सिस्टम क्या था आपका, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे वो सारे के सारे, और इसके साथ साथ इनके पास इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थी कि एक्चुअल में अगर उनको लगता है कि ये जो आप रूल लेकर आए हैं वो सही नहीं है, बता दिया उन्होंने उनको, ताकि एक चेंज जो आ रहा है, जो रूल नया एस्टैब्लिश होगा, उसमें इनकी भी एक राय शामिल हो। यहाँ पर लोग वर कंसिडर्ड एज सिटीजन, कि आप हमारे लोग हैं और आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। अगर हमारे देश में कोई भी पर्सन अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, पोटेंशियल के बल्कि उसके जितना भी अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटी स्टेट। तो ये सारी जो चीजें थी ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर आपके ये सारे के सारे जो थिंकर्स थे, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने काफी सारी चीजें ऐसी लिखी जहां पर लोगों को एक बेसिक सेंटर माना गया, जिनको गवर्न करने के लिए जो पूरे और लीडर्स हैं वो आए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे आप मानो कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं या फिर अलग अलग कम्युनिटीज हैं। जब कोई भी एक कम्युनिटी
एम्पावर हो जाती है, उसके पास काफी अच्छी अब सेना है, काफी अच्छी उसके पास अब हथियार है, तो क्या होगा? वो क्या करते हैं कि ये मेरा एरिया है, मुझे अब ये वाला एरिया भी चाहिए है, मुझे ये वाला एरिया भी चाहिए है, और मुझे ये वाला एरिया भी चाहिए है। तो अब जब कोई भी एक सिटी स्टेट काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो गया था, उसके पास काफी अच्छी सेना आ गई थी, उसके पास लड़ने के लिए काफी इक्विपमेंट्स आ गए थे, तो दे स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर। तो अराउंड ये 2nd और 3rd सेंचुरी के आसपास जो है, 3rd सेंचुरी BC के आसपास काफी सारे सिटी स्टेट्स ने आपस में अटैक करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके जो है एक अगर जो सबसे पावरफुल था उसने सभी एरियाज पर अपना कब्जा जमा लिया। अब ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं, ये 3 स्टेट्स जो पहले किसी और सिटी स्टेट के अंडर आते थे, अब इनको ये रूल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी जगह पर रहते हैं और कल को जो है आपके ऊपर कोई रूल करने के लिए आ जाए, तो आप एकदम से उनकी बातें मान लेंगे कि हाँ हमें गवर्न कर लीजिए, हम लोग पहले यहाँ पर इस राजा के अंडर रहते थे या फिर इस लीडर के अंडर रहते थे, अब हम नहीं मानते उन्हें, आप गवर्न कर लीजिए। ये तो बात ही नहीं बनती। इसीलिए जब भी कोई नया रूलर किसी और कम्युनिटी के ऊपर राज करने के लिए जाता है, तो वो अलग अलग चीजों का सहारा लेता है कि हाँ लोग उसकी बातें माने। और जब ये सारे के सारे, अब अगर आप ये वाला सिटी स्टेट जो था जिसने इन तीनों के ऊपर कब्जा कर लिया था, अगर ये इन तीनों में रहने वाले लोगों को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दे, डेमोक्रेसी दे, या फिर उनको अपनी बात रखने का मौका दे, क्या ये लोग इनकी बातें मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए अब आपको अगर यहाँ पर राज करना है तो फिर आपको इन लोगों को दबाकर ही रखना होगा, आपको इनके सारे प्रोटेस्ट को क्रश करना होगा। कोई भी जो पर्सन है किसी काफी सारे ग्रुप को इकट्ठा करके आपके खिलाफ कोई साजिश ना रच दे, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ऐसे करते 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 क्या है, स्टार्टिंग में जो लोग बहुत ज्यादा एम्पावर्ड थे, जो लोगों के पास पीस थी, सिटीजनशिप थी, अब वो सारी की सारी जो है खत्म हो जाती है, और लोग अब जी रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड और मिजरेबल लाइफ। क्योंकि अगर इनको इनके ऊपर राज करना है तो फिर उनको दबा के ही रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आई एम मोर पावरफुल देन यू ऑल। तो इस वजह से जो ये मिजरेबल पीपल हैं, ये क्या है, अब ये बेसिकली है अब बहुत ज्यादा एक होप में कि काश चीजें चेंज हो जाए, या फिर क्या हमारी यही डेस्टिनी है। तो जब कोई भी लाइफ में अगर आपकी ना बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि अब कहाँ जाए, तो आपको कौन याद आता है? भगवान याद आता है। तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने सहारा लिया रिलीजन का कि क्या पता हमारी किस्मत में यही ही लिखा हो, क्या पता जो गॉड है उसने हमारे लिए यही ही सोचा हो। तो जब आपका एटीट्यूड फेटलिस्टिक हो जाता है ना कि ठीक है कि अब जैसा है वैसा ही ठीक है, वो जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो कोई भी पर्सन आकर चेंज नहीं कर सकता, बट उसको आप एनहांस जरूर कर सकते हो कि हाँ पहले आप मानते थे कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, एक साल बाद आप मानते हैं कि हाँ पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है और अब मेरा ये जो एटीट्यूड है वो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। इट विल गेट एनहांस डे बाय डे, टाइम बाय टाइम। और ये जो राजा हैं उन्होंने भी, जो किंग हैं, इन्होंने भी रिलीजन का ही सहारा लिया कि जितने भी ये रिलीजन में लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया, और सारे के सारे जितने भी रूल्स थे लोगों को गवर्न करने के लिए उन्होंने बताए, सो दैट जो पीपल हैं आराम से अपने रिलीजन में ही खोए रहें और जो है प्रोटेस्ट करने का सोचे भी नहीं। तो ये जो एक आप कह लो कि आपस में एक नेक्सस बिठाया गया रिलीजियस लीडर्स का और पॉलिटिकल लीडर्स का, इस वजह से काफी ज्यादा लोगों में प्रोटेस्ट करने की जो एक टेंडेंसी थी वो भी खत्म हो गई। और जहां पर चर्च काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था लोगों की पर्सनल लाइफ में, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं डार्क एज। ये जो डार्क एज है ये शुरू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 5th सेंचुरी AD। देखिए ये जो स्टार्टिंग है ना, ये बहुत ऐसे वो नहीं है कि 5th सेंचुरी AD से ही शुरू हो गई है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। कोई भी जो फिनोमिना होता है ये बहुत धीरे धीरे करके शुरू होता है। जब 3rd सेंचुरी BC के आसपास काफी सारे सिटी स्टेट्स को खत्म कर दिया गया था, नए रूलर्स आ गए थे, तब धीरे धीरे करके काफी सारे सालों के बाद अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उन रूलर्स ने रिलीजन का सहारा लिया और फिर चर्च को भी अपने साथ मिलाकर नए नए रूल्स निकाले, जिससे कि लोगों को भी उनसे ना झगड़ना पड़े।
तो धीरे धीरे करके अब 5th सेंचुरी एडी में एक तो आपका ये रिलीजन का जो होल्ड है वो काफी ज्यादा हो गया था, और रूलर्स जो थे वो काफी ज्यादा करप्शन भी करते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे रिलीजन वाले, कि आप जो है लोगों को इस तरीके से मतलब टिका कर रखिए ताकि ये प्रोटेस्ट ना करे हमारे खिलाफ। तो वो करप्शन, वो नेक्सस भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। और साथ ही साथ 5th सेंचुरी एडी के अराउंड जो रोमन एम्पायर था वो भी खत्म हो गया था, क्योंकि जो रोमन एम्पायर था ना वो बहुत ज्यादा इस तरीके से एक एरिया था जो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी और पीस में स्टैब्लिश मतलब करने के लिए जाना जाता था। लेकिन जब ये एम्पायर भी खत्म हो गया तब ग्रीक वाला एरिया भी, आपका रोम वाला एरिया भी, काफी सारे एरियाज में जो चर्च का रोल है वो काफी ज्यादा निभाया गया, और पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस वर वेरी 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 प्रोमिनेंट। कैसे? जैसे कि जो भी आप रूटीन लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कौन बताएगा आपको? चर्च बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि वहां पर एक कंसेप्ट था लेटर ऑफ इंडल्जेंस का। लेटर ऑफ इंडल्जेंस क्या है? ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों ने जिंदगी में काफी पाप किए होंगे, अब क्या करें? अब इनका पश्चाताप करें। हम क्या करेंगे कि कुछ अपने लिए कुछ तरीका निकालेंगे ताकि हम इस गिल्ट से बाहर आ जाए। ये जो एक फीलिंग है इसका फायदा उठाया गया बाय चर्च, बाय दो रिलीजियस लीडर्स। उस टाइम पर क्या था कि उनको ये बोला गया कि ना आपने जितने भी पाप करे हैं आप एक काम कीजिए, इतने जो पैसे हैं वो पेमेंट कर दीजिए और आपके जो है हम लोग पाप धुलवा देंगे। मतलब जो प्रीस्ट हैं उन्होंने अपने आप को इंटरमीडियरी माना बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस, कि हम आपकी बात जो है वहां तक पहुंचा देंगे। तो जितने ज्यादा लोगों को आपने ये विश्वास दिला दिया कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे इफ यू पे मनी, तो ये क्या है? ये आपके हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। तो उस टाइम पर जो होल्ड है चर्च का, रिलीजन का, वो काफी ज्यादा है। तो इस चीज को देखते हुए इस पूरे एरिया में, चाहे वो ग्रीस हो चाहे रोम वाला एरिया हो, यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो लोग वेस्ट में बैठे हैं, जो आपके ये और यूरोप वाले एरिया में बैठे हैं या फिर और जो अमेरिका वाले एरिया में है, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा भी लगने लगा है कि ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। तो ये जो सारे लोग हैं इन्होंने इस रिलीजन की इस होल्ड के खिलाफ लोगों को बताना शुरू किया कि आपका जो रूटीन लाइफ है वो रिलीजन नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है और क्यों करना है। इसमें कई सारे लीडर्स आते हैं जिन्होंने चर्च के खिलाफ सारी बातें बोली, जिनमें फर्स्ट आए आपके थॉमस मोर, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था यूटोपिया। अब चर्च क्या कहता था? चर्च ये कहता था कि द फीलिंग्स शुड बी आउटर वर्ल्डली, कि आपको डेथ के बाद बढ़िया जगह मिले, आपको उसके लिए काम करना है। ये सब मोह माया है कि आप इस जिंदगी में कष्ट झेल लीजिए और ये सारे काम कर लीजिए ताकि आपको जन्नत या फिर पैराडाइज नसीब हो। ये सारी बातें बोलते थे। जो थॉमस मोर, उन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो है ना वो यहाँ पर है, जो साल्वेशन आपको मिलेगी, जो मोक्ष आपको मिलेगा वो यहाँ पर कर्म करने से मिलेगा, यहाँ पर काम करने से मिलेगा, ना कि सिर्फ यहाँ पर अपनी पूरी फीलिंग्स को दबा देने से और सिर्फ कि हाँ हम जब डेथ हमारी हो जाएगी तब हम जो है बढ़िया तरीके से पैराडाइज में रहेंगे। ये किसी ने ना तो देखा पैराडाइज क्या है, ना किसी ने हेल देखा, कुछ नहीं पता लोगों को। जो है बस अभी यहीं पर ही है। ये जो है चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये जो है कि कुछ भी चल रहा है, यूटोपिया है कि मतलब इमेजिनेशन, अनरियलिस्टिक। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली, लोगों को ये बताया कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उस टाइम पर ये काफी सारी मॉडर्निटी की तरफ जाना शुरू किया कि हाँ लोगों को चीजें बतानी है। एक ये थिंकर हुए हैं, इनके साथ साथ अलग एक थिंकर आता है दांते, जिन्होंने लिखी एक बुक डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने क्या बताया कि जितने भी ये चर्च में काम करने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, ये ना आपको बेवकूफ बना रहे हैं। दे आर बिफूलिंग यू, कि अलग अलग तरीके से कपड़े पहनकर कि हम जो हैं गॉड के द्वारा भेजे गए दूत हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये कॉमेडी चल रही है, अपने आप को मैजिशियंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। लेकिन दांते ने किसी भी तरीके से गॉड को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि जो प्रीस्टली क्लास थी उसको क्या क्रिटिसाइज, कि ये सारी जो चीजें हैं आप बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके से काम कर रहे हैं।
आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, उनके इमोशंस को आप ऐसे यूज कर रहे हैं एंड यू आर मैनिपुलेटिंग बेसिकली पीपल। तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखी इस बुक में सारी की सारी। ये जो लीडर्स थे इनको मार दिया गया क्योंकि उस टाइम पर जो चर्च का एक होल्ड था वो काफी ज्यादा था। अगर हम आज भी किसी भी तरीके से रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलते हैं या फिर हमारा मतलब कुछ और होता है, मतलब निकाल कुछ और लिया जाता है, तो लोग बहुत अलग हमसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर तो इतना ज्यादा ये मिडिवल एजेस हैं जहां पर लोगों को फिर किल ही कर दिया गया। तो इनकी जो राइटिंग्स थी ना, आप किसी भी राइटर को किल कर सकते हैं बट उसकी जो राइटिंग्स है उनको आप किल नहीं कर सकते। पेन इज बेसिकली माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये जो बातें लिख कर गए अपनी, उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया कि एक्चुअल में जो चीजें आप अभी कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से रियल या रैशनल या प्रैक्टिकल या लॉजिकल है ही नहीं। आपको उसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि कोई भी अगर काम करना है तो करना क्यों है, कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे, कोई वाइब ही आ रही होगी आपको, कोई फीलिंग ही आ रही होगी आपको, कुछ तो होगा। तो ये एक थिंकर है जिन्होंने ये सारी बातें बोली, लोगों को समझाने की कोशिश करी। इसके बाद एक और थिंकर है मॉन्टेगीन, जिन्होंने लिखा व्हाट डू आई नो। व्हाट डू आई नो, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप अभी बहुत ज्यादा दुख में हैं, आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप क्या करते हैं कि आप हर तरीके से जो है अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। आप बाबाओं के पास जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप लोगों से सलाह लेते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली पढ़वाते हैं, सब करते हैं आप। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि मेरी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं वो लिखी थी या फिर मेरी वजह से ही हुई हैं, तब तक कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा है, अभी आपने किसी को अपना हाथ दिखाया कि क्यों चल रहा है ये, उन्होंने बोला कि आपकी इस कुंडली में, आपके इस पूरे ग्रह में इस ग्रह की एंट्री हुई है, वो ग्रह चला गया है और अब आपको ये करना चाहिए, आपको इतने पैसे दान करने चाहिए, आपको इतनी दक्षिणा देनी चाहिए। तो जो वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने बारे में नहीं पता। व्हाट डू आई नो, जब तक आपको नहीं पता कि मैं क्या हूं तब तक आपको कोई भी कुछ बता दे आप उसको मान लेंगे। अगर कोई ये बोलेगा, जैसे आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अच्छे दिखते हैं, तब तक कोई भी आपको बोल जाए कि आपने जो कपड़े पहने आपके ऊपर सूट नहीं कर रहे, आप मान लेंगे। आपको तो नहीं पता ना कि आप अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अपने ऊपर। तो जब तक आपको नहीं पता कि मैं क्या हूं तब तक लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और तब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे। और सेम गोज विद दिस प्रीस्टली क्लास कि जब तक वो आपको बोलते रहेंगे कि इतने पैसे दे दीजिए आपके पाप धुलवा देंगे। एक सुसाइड जो है, सुसाइड कह रही हूँ सॉरी, कन्फेशन बॉक्स है एक, जहां पर आप अपनी कन्फेशन करते हैं कि लाइफ में हम लोगों ने ये सारे काम करे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उन कन्फेशंस को वो लोग यूज करते थे आपको आगे और धमकाने के लिए कि अगर आपने इतने पैसे और पे नहीं करे तो हम आपकी सारी बातें किसी और को बता देंगे। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। तो ये जो सारी चीजें थी, इन सब को हटाकर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि एक्चुअल में अब है क्या, और उन्होंने किसने बताया उन्हें, इन सब थिंकर्स ने बताया। इसके बाद एक और थिंकर है रेने डेस्कार्टिस, इन्होंने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कि जो पूरी बॉडी का एक जो माइंड हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर काम करते हैं तो आपका माइंड कहता है कि हाँ इस काम को इसलिए करना है। जो आपका एक, आप जब किसी भी तरीके से आप माइंड से गवर्न होते हैं ना, देन यू अचीव समथिंग। जब आपकी बॉडी आपको गवर्न करती है ना, तब आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। जैसे आप मान लीजिए कि आपने ये सोचा है कि आज से मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना शुरू करूंगी, आपने सोचा है ये, लेकिन आपका जब सुबह अलार्म बजता है तो आप क्या सोचते हैं कि 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और करते 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 8 बज जाते हैं। उस टाइम पर जब 5 बजे आपका अलार्म बजा है तब माइंड ने आपको बोला है कि खड़े हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, पेपर पास में आ रहा है, चीजें हाथ से निकल जाएंगे अदरवाइज। लेकिन जो बॉडी है उसको नींद चाहिए इस टाइम पर। तो अगर आप माइंड की सुनते हैं तो आप चीजें अचीव करते हैं, और अगर आप बॉडी की सुनते हैं तो फिर आप जहां पर थे 1 साल पहले, 1 साल बाद भी आप वहीं पर ही होंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन मिरेकली। तो इन्होंने ये बोला कि आप सोचो, थिंक, माइंड दिया है भगवान ने आपको, आपकी जो बॉडी है आपके माइंड के हिसाब से चलनी चाहिए,
और बिना किसी भी थिंकिंग के मेरा जीना व्यर्थ है। अगर मुझे कोई भी कुछ बोल दे, मैं अपना दिमाग अप्लाई ना करूं उसके ऊपर, तो फिर क्या फर्क है मुझ में और किसी एनिमल में? कोई फर्क नहीं है। ये जो कॉन्शियसनेस भगवान ने आपको दी है, आपको सोचने का एक ढंग दिया है भगवान ने, आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ पर किसी भी थिंकर ने गॉड को क्रिटिसाइज नहीं किया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है उसको मनवाने के तरीके पर, उस प्रीस्टली क्लास को जो कि लोगों को भड़का रही है या फिर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये जो थिंकर्स हैं, उन्होंने बेसिकली ये सारी बातें बोली हैं। इन्होंने भी बोला है कि माइंड की सुनिए, माइंड की सुनो, बॉडी की नहीं। जो प्री स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको बायस्ड बनाएगी। आप जब तक उसके ऊपर माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे, जो ट्रुथ है ना एक्चुअली, वो ट्रुथ आपको ऑब्जर्वेशन से नजर आता है। ट्रुथ कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस ओनली। ऑब्जर्वेशंस कैसे करेंगे आप? जो अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, माइंड अप्लाई करेंगे अपना। तो ये सारी बातें इन सब ने बोली हैं। इनके अलावा एक और थिंकर हैं जिनका नाम है डेविड ह्यूम। इन्होंने बोला कि आपको कोई बोलता है कि चमत्कार होते हैं, आपने चमत्कार होते हुए नहीं भी देखे हो, लेकिन चमत्कार होना या ना होना इसका ये क्वेश्चन ही नहीं है। चमत्कार होते हैं, ये जो थॉट है ये आपको कहीं ना कहीं एक पावर दे रहा है कि आप अपना काम करते रहें, क्या पता कल को कुछ हो जाए। तो फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलीजन इज मिरेकल। आप लोगों को बस ये विश्वास दिलाते हैं कि चमत्कार हो सकते हैं, मिरेकल हो सकते हैं। होते हैं या नहीं होते वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है हमारा। तो बस आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप जो है इस पूरे चर्च की, इस रिलीजन की बात मानते जाइए, कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो जाएगा, क्या पता कुछ हो जाए। जो गॉड है आपको देख रहे हैं, क्या पता वो कुछ कर दे। तो ये जो है लोगों को ये विश्वास दिलाना कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये जो है लोगों को रोकता है उनके एक्चुअल काम करने से, लोगों को मेहनत करने से, कि जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत क्या है। फिर अगर जो लिखा है वो मिल ही जाता तो फिर आप कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके लिए। एक भगवान जो एक धक्का लगाता है, चलना तो फिर भी आपने खुद ही है, वो हल्का सा पेस इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, बट चल तो आप ही रहे हैं। तो जब आप चल ही नहीं रहे तो धक्का किसको लगाएंगे? धक्का लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो थिंकर्स उन्होंने ये बोला कि रिलीजन जो है ये एक ऐसी फीलिंग है जहां पर आपको जो एक सपोर्ट चाहिए है गॉड से, वो आप खुद ही ले सकते हैं। कोई आपको बता नहीं रहा है कि आप उनको पैसे पेमेंट कर दीजिए या फिर ये सब कर दीजिए। तो ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता, प्रैक्टिकलिटी ही नहीं है। जो रिलीजन है ना उसका मतलब क्या है? कंपैशन, ह्यूमैनिज्म, चैरिटी, ये है रिलीजन के मतलब। ना कि इसका मतलब है कि लोगों से आपने पैसे ले लिए हैं या फिर आपने एथनिक वॉर्स करवा दिए हैं, कि जिसको हम होली वॉर कहते हैं ना, कि चर्च ने उन लोगों के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जो कि नॉन बिलीवर्स थे या फिर क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे, किसी और धर्म को मानते थे। तो ये रिलीजन का काम नहीं था। रिलीजन का काम है ह्यूमैनिज्म दिखाना, लोगों के प्रति कंपैशनेट होना, चैरिटी में बिलीव रखना। तो लोगों को उनको और ज्यादा ग्रो करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उनको रास्ता दिखाना, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना उनके अंदर, ये काम है रिलीजन के। ना कि ये सारे काम है जो चर्च आपको, जो रिलीजियस लीडर्स आपको एक्चुअली बता रहे हैं। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं इन थिंकर्स की वजह से, कि एक्चुअल में जो आइडियोलॉजी है वो जो पहले जैसी थी अब वैसी ना रहे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, ना कि आपका जस्ट फेथ। ठीक है, तो ये सारे एक रेनेसां का एक छोटा सा पार्ट है। इसके साथ साथ वो लोग भी आए जिन्होंने साइंस वर्सेस रिलीजन का एक डिबेट छेड़ी। आज तक क्या लगता था, चर्च ने ये बोल रखा था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये है आपका जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में है और सारा जो है सूरज हो गया, बाकी और जो ग्रह हो गए, मून हो गया, ये सब हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। वी आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, हम हैं सेंटर, हम हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन जो एक थिंकर हैं, जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोपरनिकस, उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक नहीं है, ये है आपका हीलियोसेंट्रिक। मतलब कि सन जो है वो सेंटर में है और उसके अराउंड आपका ये अर्थ, आपके और जो ये सारे के सारे ग्रह हैं वो घूम रहे हैं।
एकदम से धक्का लगा कि हम लोग सेंटर में है यूनिवर्स के, एकदम से किसी ने आपको बोल दिया कि सेंटर में आप नहीं है, कहाँ इतनी इंपॉर्टेंस लेकर घूम रहे हो। ऐसा नहीं है, सेंटर में तो सन है। तो ये जो एक पूरा रिलीजन था, जो रिलीजियस हमारे एक थॉट्स थे कि हम लोग सेंटर में हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिए गए, क्योंकि साइंटिफिक जो है लोगों ने रिसर्च करी, नए नए टेलीस्कोप्स को खोजा गया। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टेलीस्कोप को खोजा। उन्होंने बताया कि जो ये सारी बॉडीज हैं, कि अर्थ है, मून है, सन है और सारे ये ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने देखा है। कैसे देखा है? टेलीस्कोप्स के थ्रू देखा है ना। तो जियोसेंट्रिक नहीं है पूरा यूनिवर्स या सोलर सिस्टम, बट हीलियोसेंट्रिक है। तो ये जो इंपॉर्टेंस आप लेकर घूम रहे हैं, ये कहीं की नहीं है। आप बस एक छोटा सा माइन्यूट सा हिस्सा है पूरे यूनिवर्स का। तो फिर इनको भी कहीं ना कहीं किल कर दिया गया कि ये जो पूरा का पूरा चर्च के खिलाफ है। इन्होंने और क्या जैसे बोला, इन्होंने और बोला कि जो आपका रिलीजन है वो क्या कहता है। रिलीजन कहता है कि जो अर्थ है वो गॉड ने बनाई है। साइंस क्या कहती है कि जो अर्थ है वो एक सेलेशियल बॉडी है, जैसा जुपिटर है, जैसा सैटर्न है, जैसा मून है, जैसा सन है। ये गॉड ने नहीं बनाई है, ये एक सेलेशियल बॉडी है, ये साइंटिफिक है। ये जो है यहाँ पर बोला गया रिलीजन में कि जो नेचर है आपका, जो प्रकृति है, वो भगवान के द्वारा बनाई गई है। ये जो पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये एनिमल हैं, ये सारे के सारी जो नहरें चल रही हैं, रिवर्स हैं, पानी है, ये सब भगवान ने हमें प्रोवाइड किया है। साइंस क्या कहती है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये पहले ऐसा नहीं था। अर्थ के ऊपर पहले आपका अलग गैसेस थी, फिर धीरे धीरे नाइट्रोजन आया, धीरे धीरे ऑक्सीजन आया, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड आया, पहले पानी आया, उसके बाद जो है नई लैंड बनी, उसके बाद जो है नई पहले बैक्टीरियाज थे, फिर वायरस आए, फिर अलग अलग जो है स्पीशीज का जन्म हुआ, अल्टीमेटली ह्यूमंस आए। तो ये जो एक साइंटिफिक प्रोसेस थी कि ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये गॉड ने एकदम से नहीं बना दी है, बल्कि ये इवॉल्व हुई है थ्रू आउट दी टाइम। मिलियन ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स लगे इसमें। अर्थ बनी भी, बिग बैंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं जो ज्योग्राफी में, कि इसके बाद अर्थ हमारी बेसिकली बनी थी। तो ये सारी चीजें जो साइंस कुछ और कहती थी, रिलीजन कुछ और कहता था, यहाँ पर सब कुछ आपका फेथ बेस्ड है। कि अगर हमने मान लिया कि हमें ताकत देती है बात कि हाँ नेचर है और भगवान ने बनाई है, ये फेथ है हमारा। यहाँ पर आता है आपका रीजन, यहाँ पर आता है आपका रैशनलिज्म, यहाँ पर आता है आपका प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है आपकी, ये रिलीजन ना होकर बल्कि साइंटिफिक है। जो पहले वाले थिंकर्स उन्होंने तो बोला था कि रिलीजन में हम लोग चेंज करके जो है आपको बता रहे हैं कि चीजें ऐसी नहीं है, जो पिछली क्लास आपको बता रही है वो वैसा नहीं है, गॉड एक अलग ही एंटिटी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट थिंकर और हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। सुना होगा आप लोगों ने इनका नाम। ये फेमस हैं अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को लेके, जिन्होंने ये एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मेन, कि जो एक्चुअल ह्यूमंस हैं वो आए कहां से हैं। इन्होंने इस बुक में ये लिखा कि हम लोग जो है, हम लोग इवॉल्व हुए हैं जो है एक पर्टिकुलर एप से, मंकी से। तो हमारा जो एवोल्यूशन है वो ऐसे 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 करके हुआ और अल्टीमेटली हम अब ऐसे हैं। तो एवोल्यूशन इज थ्रू हमारा मंकीज। ये जो बात है ये बहुत ज्यादा एक अप्रोर क्रिएट करती है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा जो एक वंश है, जो हमारा एक लीनेज है, वो मंकी से नहीं हो सकता। हम नहीं मानते ये बात। तो ये जो है कि एक्चुअल में इस बुक में उन्होंने ये लिखा कि जहां पर कोई भी जो मैन है वो इवॉल्व हुआ है थ्रू एप्स। ये सारी जो बातें हैं इन्होंने काफी ज्यादा एक अप्रोर क्रिएट किया था कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोगों ने इनकी बातें मानने से मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने साइंटिफिक रीजंस दिए उसके पीछे कि ऐसे 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 करके हम लोग अल्टीमेटली अब ऐसे इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इज थोड़ा सा साइंटिफिक, जहां पर आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, रैशनलिज्म अप्लाई कर रहे हैं। तो लोगों को धीरे धीरे मनाने की कोशिश की जा रही है कि अल्टीमेटली जो आपको पहले बताया गया था बाय रिलीजन वो सही नहीं है, वो आपका जस्ट फेथ बेस्ड नॉलेज है।
हम आपको रीजन बेस्ड नॉलेज बता रहे हैं कि इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, तो एक तो ये आया। उसके बाद कई सारे 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में थिंकर्स आए जिन्होंने काफी ज्यादा रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करी, जिनमें से दो फेमस हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। ये अमेरिकन है, ये आपके फ्रेंच है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला, जैसे चर्च ने हमें कहा था कि द थिंग शुड बी आउटर वर्ल्डली, कि आप इस जन्म में कहीं ना कहीं अगर आपने कष्ट झेलने हैं तो झेल लीजिए, लेकिन आप अगर ये कष्ट झेल लेंगे तो अल्टीमेटली जो है आपको आगे पैराडाइज मिलेगा, आपको एक हेवन मिलेगा, है ना। तो आपका जो फोकस है ना वो हेवन के ऊपर है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि चाहे हेवन है चाहे अर्थ है, दोनों ही क्रिएटेड बाय गॉड, और दोनों ही जब इन्होंने बनाए हैं तो वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इस अर्थ के ऊपर रहें और अपना काम पूरा करके जाएं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपके लिए घर बनाया, और उनको ही लगता है कि आप जो है यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आप जो है आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं तो बस अपना यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ और मुझे तो एक्चुअल में अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। तो आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने इतनी मेहनत करके आपके लिए सब चीजें बनाई और आप कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर 1 या 2 या 3 महीने हूँ, मैं फिर आगे चला जाऊंगा। सेम यही है कि गॉड ने आपके लिए अर्थ बनाया और आपको क्या है, आपको जाना है हेवन में। जब दोनों ही उन्होंने बनाए हैं तो दोनों आप सेम ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई यू आर नॉट इनर वर्ल्डली? आपको यहाँ पर ही रहकर जो काम करना है वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इन्होंने और क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जो रिलीजन है ना वो आपको किसी भी तरीके से वॉर करना नहीं सिखाता, एक वायलेंस करनी नहीं सिखाता, वो आपको लोगों के साथ रहना सिखाता, एक ब्रदरहुड की फीलिंग लेकर आता है वो। इसके साथ साथ गॉड ने आपको बोला है कि देयर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, कि जब आपका जन्म हुआ है ना तब आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भगवान ने लिखकर भेजा है। ये बात ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि हाँ ये बात ठीक है कि देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, कि आपकी जो डेस्टिनी है ना ये पहले से ही डिसाइडेड है। आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे ये पहले से ही बताया हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन वो अचीव तो आपको ही करना है। और जो गॉड ने आपके लिए चीज लिखी है अगर आप उसको अचीव नहीं करते हैं तो गॉड का दिल दुखता है। तो आपको गॉड की लिखी हुई चीज को और ज्यादा आपने और ज्यादा इनकलकेट करनी है अपनी बॉडी में, पर्सनालिटी के अंदर, कि आप मेहनत करें। यू शुड डू हार्ड वर्क टू फुलफिल योर डेस्टिनी, कि भगवान ने लिखा है लेकिन आपको उसको मेहनत करनी, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए तभी जाकर जो है भगवान आपसे खुश होगा। जो भी पर्सन एक रिस्पेक्ट करता है टाइम की, पूजा करता है भगवान की और टाइम देता है हल्का सा कि हाँ पूजा पाठ भी कर ली है और अब काम भी जरूरी है, सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपका पूजा का ही एक पार्ट है, तो भगवान आपसे वैसे खुश नहीं होगा कि आपने उनको ये प्रोवाइड कर दिया, आपने उनके सामने 3 घंटे आरती कर ली। नहीं, भगवान आपसे खुश होगा जब भगवान ने आपके लिए जो काम डिसाइड किया हुआ था आप उसको पाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर जो है भगवान का ये जो सारी चीजें हैं ये आप फुलफिल कर पाएंगे। एक रिलीजियस मैन वो होता है जो कि अपना काम कर रहा है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने काम की रिस्पेक्ट कर रहा है, ड्यूटी के प्रति डिवोटेड है अपना, और भगवान को भी याद कर रहा है। और जहां पर ये लोग हार्डवर्क कर रहे हैं ना जिस सोसाइटी में, वहां पर सोसाइटी में किसी भी तरीके से पॉवर्टी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। पॉवर्टी कैन नॉट प्रिवेल इन हार्ड वर्किंग सोसाइटीज। पॉवर्टी प्रिवेल वहां करती है जहां पर लोग काम नहीं करते, जहां पर लोग काम चोरी दिखाते हैं। तो भगवान ने जो आपको ये चीज बोली है करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए आपको जो बोला है आप उसको कीजिए। रेस्टलेसनेस दिखाइए। रेस्टलेसनेस इज अ गुड थिंग। जहां पर आपको लगता है कि आपको ये काम पूरा करना है, जब तक काम पूरा नहीं हुआ है तब तक चैन नहीं है, है ना। स्ट्रेस अलग चीज है, रेस्टलेसनेस अलग है कि आपको काम करे बिना शांति से नहीं मिल रही, तो वो अच्छी चीज है। आप उसको दिखाइए थोड़ा सा ना, मतलब एक्सट्रीम भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ही उसको सीरियसली ले लिया, लेकिन जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा आपने डेवलप करना है इस तरीके से कि यू आर डिवोटेड टू योर ड्यूटी एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क। फेलियर और जो सक्सेस है ना ये डिसाइड गॉड नहीं करता, डिसाइड करेगा आपका हार्ड वर्क। जितना मेहनत आप कर सके उतनी मेहनत आपको करनी है। अगर आपका नंबर, आपका जो सिलेक्शन है
वो कट ऑफ से 1 नंबर नीचे रह रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, कोई एक और ऐसा पर्सन है जिसने आपसे ज्यादा मेहनत करी है। तो मेहनत का ही सारा खेल है। इन सभी ने यही बताया कि सिचुएशन ऐसी है कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे। सोसाइटीज ऐसी जहां पर टेम्पल बनाना जरूरी है, जहां पर और सारे जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वाराज हैं, जो भी हैं, वो बनाने ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू एजुकेशन या फिर स्कूल्स या फिर और हॉस्पिटल्स, दैट सोसाइटी इज बाउंड टू कोलैप्स। ये अलग बात है कि देयर शुड बी अ बैलेंस। हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेम्पल ही बनाने हैं और स्कूल्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, स्कूल्स ही बनाने हैं, टेम्पल्स नहीं बनाने हैं। दोनों ही जो एक्सट्रीम्स है ना, ये फेवरेबल नहीं है। सोसाइटीज में जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको उतनी ही तवज्जो दें। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स भी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल्स भी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी वही प्रॉस्पर होती है जहां पर सभी चीजों का एक सामंजस्य क्रिएट होता है ना। तो ये सारी बातें किसने बोली? ये सारी बातें बोली रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट ने, जिनमें हम इन 2 पर्सनैलिटीज का नाम पढ़ते हैं। तो एक रेनेसां की एक ये फील है जहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम 14th सेंचुरी और 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग लोगों को बातें बताई कि ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपने समझनी है। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि ना हमने बात करी थी ग्रीस की, कि जब प्री क्रिश्चियन एरा था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंचुरी एडी से जो पहले वाला टाइम था, उस टाइम पर सिटी स्टेट्स जो थे वो काफी अर्बन सेंटर्स के रूप में उभरे हुए थे। लोगों के पास अच्छा इंटेलेक्चुअल फ्रीडम था, लोग लिख पाते थे किसी भी चीज को सरकार के खिलाफ या फिर एनीथिंग। वो उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, एक बार जो बुक लिख दी गई वो बुक बस लिख दी गई। और जब उन एरियाज पर अटैक किया गया कि लोग उन बुक्स को ना पढ़ लें, कि उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम आ जाए, वो लोग सोचना शुरू कर दे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, तो उन बुक्स को कहीं ना कहीं हटा लिया गया। फिर उन बुक्स को कहीं खत्म कर दिया गया, कहीं दबा दिया गया, कहीं छुपा दिया गया, ताकि लोग उनको ना पढ़ सके। 1493 में जो एक कॉन्स्टेंटिनोपल था उसको अटैक कर लिया गया बाय ऑटोमन्स, और उस एरिया के कैप्चर होने के बाद जो है कई सारे जो इटली में रहने वाले लोग थे उनको भगा दिया गया, उनको मतलब वहां से एक्सप्लॉइट करके निकाल दिया गया कि आप जो है लोगों को भड़का रहे हैं। तो उस टाइम पर जो काफी सारे इटली में रहने वाले लोग थे, जो जिन्होंने काफी सारी और बुक्स लिखी थी, उनके पास राइट्स थे लिखने वगैरह की, बढ़िया सिस्टम था वहां पर। तो लेकिन जब उनको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि वहां पर जो एक राज था पहले रोमन्स का, उनको हटा दिया गया। वहां पर ऑटोमन टर्क्स ने अपना जो एक वर्चस्व है वो साबित कर लिया। वहां पर फिर इटालियंस को, जो भी अच्छे आप कह लो कि इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको फिर वहां से निकाल दिया गया और वो लोग जाकर बस गए ये ग्रीक वाले एरिया में। उस ग्रीक वाले एरिया में जब ये लोग गए, उन्होंने क्या देखा कि कई सारी जो बुक्स हैं जो लिखी हुई है सोक्रेटिस ने, जो लिखी हुई है अरिस्टोटल ने, जो लिखी हुई है प्लेटो ने, ये सब जो है लोगों को बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या, कि लोगों को अपनी लाइफ जीनी कैसे है। और फिर ये जो सारी बुक्स हैं ये बाहर निकाली गई और लोगों को पढ़वाया गया कि देखो इस टाइम पर जो प्री क्रिश्चियन एरा है तो उस टाइम पर क्या था, और आपने जो पूरा अगले 15 सेंचुरीज है उसमें आपने क्या सारी चीजें कर ली हैं, एक्चुअल में क्या था, इन बुक के थ्रू आपको पता लगा है। तो इन बुक्स का डिस्कवर होना, इस पूरे एरिया में ऑटोमन टर्क्स का अपना वर्चस्व निभाना, इटालियंस का बुक्स का डिस्कवर कर लेना, और फिर प्रिंटिंग प्रेस का आना। इस प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये जो सारी बुक्स थी उनको दोबारा से कई सारी कॉपीज बनाकर बेचा गया। जो बाइबल थी वो हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़ाई गई, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ाई गई कि एक्चुअल में ये सुनो कि रिलीजन क्या कहता था। आपको जो इंटरप्रिटेशंस दी जा रही हैं बाय दीस पिछली क्लास वो सही नहीं है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी गई, एंड अल्टीमेटली जितने भी स्कॉलर्स उस ग्रीक में उस टाइम पर थे जिन्होंने लिखा था कि रिलीजन ये है और भगवान ये कहता है ना, तो वो सारी जो बुक्स थी वो अब दोबारा से लोगों तक पहुंचाई गई। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आई और सारी ट्रांसलेशंस वगैरह हुई, लोगों ने नेविगेट करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी आई आपके यहाँ पर। नेविगेशन से क्या हुआ, कई सारे जो लीडर्स थे, कई सारे जो स्कॉलर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में गए जहाँ पर अलग अलग एक्सपोजर उनको मिला कि देखो ये भी एक कंट्री है जहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं।
अलग अलग कल्चर्स को देखने का मौका मिला, तो उससे क्या होता है ना, एक मॉडर्नाइजेशन क्रिएट होती है कि सिर्फ ये ही नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड है आपको देखने के लिए। तो इस टाइम पर जो है काफी ज्यादा अमाउंट में लोगों को ये बताया गया कि ये जो भी चीजें हो रही हैं ये प्रीस्टली क्लास ने आपको इंटरप्रेट करके गलत बताई हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे करके लोगों में जो एक सोचने का तरीका था वो धीरे धीरे फिर करके चेंज हुआ। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी आई, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दी थॉमस मोर टू रेने डेस्कार्टिस, या आपका पूरा 1493 वाला इंसिडेंट, ये सारी जो चीजें हैं इन्होंने लोगों की सोचने के तरीके में चेंज लेकर आया। उन्होंने ये देखा कि जितने भी ये सारी चीजें हैं जो आपको मतलब फूल बनाया जा रहा है या फिर आपको बस ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी की सारी गलत हैं। और लोगों ने फिर थोड़ा सा साइंस लगाना शुरू किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना शुरू करा। फेथ के बजाय रैशनैलिटी पर हम लोग चले, हम लोगों ने अपना खुद का माइंड अप्लाई करना शुरू किया। तब जाकर जो है हम लोगों ने रिलीजन में कहीं ना कहीं चेंज देखे। और जब आपका थॉट चेंज होता है तब आपका आइडियोलॉजिकल जो एक पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा, और तब जाकर आपके आसपास की जो एक सोसाइटी है उसको भी आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एंड देन जो है आपकी सोसाइटी में चेंज आएगा धीरे धीरे करके। यू विल बिकम मोर सेक्युलर, लेस रिलीजियस, प्रोमिनेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे करके डेवलप हुई। ये तो है फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी, जहां पर लोगों में थॉट में आइडियोलॉजी में मॉडर्निटी कहीं ना कहीं हम लोग लेकर आए। इसके बाद आता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए आपने रेनेसां को एक बार इमेजिन करना है। आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री क्रिश्चियन एरा, फ्रॉम सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो से लेकर अब तक आपका अल्टीमेटली 17वीं सेंचुरी तक जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी एक फॉलो अप हुआ है हर एक इंसिडेंट का, वो आपने एक बार देखना है। और थोड़ी बहुत चीजें आपने भी ऑब्जर्व करनी है अपने आसपास कि चीजें लॉजिकल हैं या फिर आप बस उनको फेथ की वजह से मान रहे हैं। चलिए आगे हम करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।